नमस्कार। आज के बाद की शुरुआत में आपको अच्छी खबर बता दूं, टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के मुकाबले जब स्टूडियो आने से पहले मैंने आखिरी स्कोर देखा था तो 22 ओवर में 88 रन बनाने थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। ये अच्छी खबर हो सकता है कि हम आज की बात के दौरान आपको दें, जीत की खबर, फाइनल में जाने की खबर। लेकिन आज की बात की एक और बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा मेरे पास में है। मेरे पास वो जांच रिपोर्ट है जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कल सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट बताएगी कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर विकास के नाम पर कैसे जनता के पैसे की बर्बादी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने लखनऊ में गोमती के आसपास के इलाके का काया पलट कर दिया, गोमती रिवर फ्रंट को वर्ल्ड क्लास बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने इस दावे की जांच के आदेश दिए। आज मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में न केवल सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई, घोटाला भी हुआ। जांच रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो प्रोजेक्ट 656 करोड़ रुपए में पूरा होना था, उसकी कॉस्ट बढ़ाकर 1513 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी करीब 2.5 गुना। इसमें से 1435 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। न गोमती साफ हुई, न फाउंटेन लगे, न वाटर बस चली। बड़े बड़े दावे बेकार साबित हुए। अब पता चला कि अगर पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से काम किया जाए तो इसे पूरा करने में करीब 1000 करोड़ रुपए और खर्चा होंगे। इस जांच रिपोर्ट में फंड के मिसयूज को लेकर कई सबूत दिए गए हैं। सबसे बड़ा सबूत मैं पहले आपको बताता हूं। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट की ब्यूटिफिकेशन के लिए फ्रांस से एक फाउंटेन यानी फव्वारा इंपोर्ट करवाया था। फाउंटेन को खरीदने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसे शिप के जरिए लाया गया। पहले फ्रांस से मुंबई लाया गया और फिर मुंबई से इसे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन फव्वारा पिछले 5 महीने से कानपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में पड़ा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। जांच में सामने आया कि यह फाउंटेन इसलिए नहीं लग सका क्योंकि पिछली सरकार ने 10 करोड़ की कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई थी। अब अगर इस फाउंटेन को लगाया जाता है तो पहले 10 करोड़ की कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी, फिर फाउंटेन को इंस्टॉल करने में 25 करोड़ का खर्चा और आएगा और इसके मेंटेनेंस में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी 45 करोड़ के फाउंटेन को फिट करने में अभी 40 करोड़ का खर्चा और बाकी है। प्रोजेक्ट के नाम पर जनता के पैसे का इससे बड़ा मिसयूज और क्या हो सकता है। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट में फ्रांस से इंपोर्ट किए गए फव्वारे के डिटेल्स भी पता चलते हैं। ऐसा कहा गया कि अखिलेश यादव लखनऊ की इस गोमती नदी में ऐसा फाउंटेन लगाना चाहते थे जो देश में कहीं ना लगा हो। इस फाउंटेन में जो पानी उठता, जो पानी दिखाई देता, उसमें फिल्म स्टार्स और दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स नजर आते। इस फाउंटेन को, ये जो गांधी सेतु है और इसके आगे रिवर फ्रंट पे ही गौ स्टेडियम बनाया जा रहा था, वहां पे लगाया जाना था। लेकिन इस फव्वारे को लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना था। इसके अलावा इसमें साल भर का बिजली का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा करीब 10 करोड़ रुपया होना था। तो ऐसा कहा गया कि सिंचाई विभाग इसके लिए तैयार अभी नहीं हुआ और ये फव्वारा यहाँ पर लग नहीं पाया। हालांकि इसमें अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अब इसको अगर इस गोमती नदी में लगाएंगे तो 30 करोड़ रुपए का और खर्चा इसमें आएगा। इस जांच कमेटी के मेंबर और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये एक बात बताई, बड़े साफ साफ कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर घोटाला हुआ और जनता के पैसे की बर्बादी हुई। ड्रीम प्रोजेक्ट कहने को है, लेकिन इसमें बहुत भारी घोटाला किया गया है और इस घोटाले में अब बार बार मुझे बताना पड़ता है। फ्रांस से हम फव्वारा मंगाए हैं, अखिलेश सरकार ने, अखिलेश जी ने। अब कानपुर में आया पड़ा है, 10 करोड़ रुपया हम उसको एक्साइज ड्यूटी वगैरह दे रहे हैं, तब उसको छुड़ाने का काम करेंगे। सिर्फ फाउंटेन ही नहीं, गोमती रिवर फ्रंट के लिए जो वाटर बस खरीदी गई उसे लेकर भी फिजूल खर्ची की बात इस जांच रिपोर्ट में कही गई है। 3 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और इसके लिए यूरोप से एक एयर कंडीशन वाटर बस भी मंगाई गई। ये बस टूरिस्ट को नदी में घुमाने के लिए थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि बस का प्राइस 1 करोड़ 40 लाख था, लेकिन इससे ज्यादा कीमत पर खरीदा गया।
इससे भी बड़ी बात यह है कि वाटर बस अब तक ऑपरेशनल नहीं हुई। गोमती नदी के पानी में खड़ी ये वाटर बस रिवर साइड प्रोजेक्ट का एक और अट्रैक्शन था, लेकिन जांच कमेटी ने इसके जो दाम हैं उस पर सवाल उठाए हैं। ऐसा कहा गया है जांच कमेटी की रिपोर्ट में कि इस जो बस है, जो वाटर बस है, इसकी कीमत मार्केट में 1,40,00,000 रुपए है, लेकिन इसको 4 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ऐसी 2 और बस खरीदी जानी थी। अखिलेश सरकार ने इस बस को, वाटर बस को यूरोप से इंपोर्ट किया था और ये ऐसा आइडिया था सरकार का कि पानी में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। गोमती नगर से लोग पुराने लखनऊ में कुड़िया घाट तक जाएंगे। ये 30 सीटर बस है, पूरी बस एसी है, हर सीट के ऊपर एसी लगे हुए हैं और जो फ्रंट सीट्स हैं वो वीआईपी के लिए बनाई गई है। यानी पूरा पैसा इस बस में खर्चा किया गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नदी को इस लायक नहीं बनाया गया कि ये बस नदी में चल पाती। अभी आप नदी की हालत देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है, पूरी नदी जल कुंभी से भरी हुई है और ऐसे पानी में ये वाटर बस नहीं चल पाती। तो पूरा इंतजाम, पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी ये बस, यहाँ पे वाटर बस ऐसे ही खड़ी हुई है। फाउंटेन लगता तो अच्छा दिखता, ऐसी बसें चलती तो अच्छी दिखती, लेकिन जैसे रुचि ने कहा कि सबसे पहले नदी को इस लायक बनाने की जरूरत थी। गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट की हर डिटेल को रिव्यू किया गया। इस कमेटी को एक और बड़ी बात पता चली। कमेटी की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर 100 करोड़ का घपला हुआ। 100 करोड़ रुपए ट्रेस नहीं हो रहे कि कहां खर्च हुए। कमेटी ने नियमों का हवाला देकर कहा कि प्रोजेक्ट का 6.8% पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन यह पैसा जमा नहीं किया गया। कमेटी ने उन अधूरे कामों को भी रिपोर्ट में हाईलाइट किया जिसके लिए पैसा दे तो दिया गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ये कौन कौन से काम थे जो भुगतान होने के बाद पूरे नहीं हुए, इसकी डिटेल भी रुचि कुमार के पास है, हमारी संवाददाता, उनसे सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लंदन में टेम्स नदी के तर्ज पे लखनऊ की गोमती नदी के किनारे गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में गोमती नदी के दोनों तरफ वॉल बननी थी, गोमती नदी के किनारों पे साइकिल ट्रैक, वॉकिंग प्लाजा बनना था, म्यूजिकल फाउंटेन्स लगने थे और जो गोमती नदी में लखनऊ के 28 गंदे नाले गिर रहे हैं उनको एक साथ ले जाके ट्रीटमेंट प्लांट में डालना था। लेकिन जो ये जांच रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक सिर्फ 65% काम हो पाया और इस प्रोजेक्ट का बजट 2 बार बढ़ गया। शुरुआती तौर पे ये प्रोजेक्ट 656 करोड़ का था जो बढ़ के 1513 करोड़ रुपए का हो गया और ये जांच रिपोर्ट बताती है कि 1435 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। यानी जो बजट था उसका 95% पैसा खर्च हो गया, लेकिन काम अधूरा रह गया। नदी के दोनों तरफ ना वॉल बन पाई, ना नदी में प्रदूषण खत्म हो पाया और जो नदी में गंदे नाले शहर के गिर रहे थे वो अभी भी पहले जैसे ही गिर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट जो हमारे पास है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था और जो रुचि आपको बता रही थी इसकी डिटेल्स, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कल सौंपी जाएगी। लेकिन आज यूपी के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ साफ कह दिया कि पूरा प्रोजेक्ट घोटालों से भरा हुआ है, हर चीज में गड़बड़ हुई है, बेवजह पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। पूरा प्रोजेक्ट घपले का ही प्रोजेक्ट है, जैसे डायफ्राम बाल बनवाना। अब 42 करोड़ का फव्वारा, 10 करोड़ रुपया उसके फाउंडेशन में लगेंगे, 4 करोड़ की एक बस, 2 बसें मंगाई गई हैं, एक बस और मंगवाई जाती। और जो ग्रीनरी का काम किया गया है इसमें भी तमाम दरियां बरियां बिछवाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी और डायफ्राम बाल जो बनवा रहे हैं इसमें भी कमी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा रुपया लगाया गया। मेरे हिसाब से इस पूरे गोमती रिवर फ्रंट का सबसे बड़ा काम यह था कि इसके बहाने गोमती नदी साफ हो जाती। गोमती नदी में गिरने वाले नालों को डाइवर्ट करना था, लेकिन यह काम हुआ नहीं। गोमती पहले की तरह गंदी है। यूपी के इरिगेशन मिनिस्टर ने कहा कि योगी सरकार अगले 3 महीने में गोमती रिवर फ्रंट को ऑपरेशन कर देगी। अब ये गोमती का जो जल है इसमें एक बूंद गोमती का जल नहीं है। 2 बार हम इसमें शारदा से पानी छोड़वा चुके हैं और अब इन 3 महीनों से 28 नाले गोमती में गिर रहे हैं। अब ये नाले गोमती में नहीं गिरेंगे, अलग ड्रेन बन चुकी है, उसमें ये नाले डाल दिए जाएंगे।
एनओसी भी मिल गई है रेल विभाग से, उसे पूरा करके उधर जहाँ पर एक स्थान है वहाँ नगर निगम के द्वारा उसको पैसा वूसा भी दिया जाएगा और वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीने के बाद गोमती में गोमती का जल होगा और लखनऊ की जनता आचमन कर ले, हमारा ऐसा प्रयास रहे। वैसे आदित्यनाथ की सरकार की नज़र सिर्फ गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर नहीं है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारी ऐसी पिछली सरकार की योजनाएं हैं जो अब योगी सरकार के रडार पर हैं। लखनऊ में बने जनेश्वर मिश्रा पार्क के ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट की भी जांच हो रही है। इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। पार्क के ब्यूटिफिकेशन के लिए 416 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। एक लाइट की कीमत 1,28,000 रुपए दिखाई गई है, जबकि 3 करोड़ 60 लाख में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया। 14 मास्क लाइट्स पर 1 करोड़ 37 लाख का खर्चा हुआ है। एलईडी स्क्रीन लगाने के नाम पर 88 लाख रुपए खर्च हुए। और तो और 8 फव्वारों को फाउंटेन्स को लगाने में 2.5 करोड़ का खर्च किया गया। 32 करोड़ से ज़्यादा की कीमत में लेक यानी झील बनाने की बात सामने आई, जबकि पार्क में पेड़ पौधे लगाने के लिए पिछली सरकार ने 38 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया। योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में आए थे, तब मैंने उनसे पूछा था आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने सरकारी फिजूल खर्ची को रोक दिया है, उससे बहुत पैसा बचेगा। इसी सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के जमाने में हुई पैसों की बर्बादी का जिक्र करते हुए गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया था। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहाँ पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई योजना जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक डीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है, लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। ये सही है कि अखिलेश यादव ने लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए, जिसमें गोमती रिवर फ्रंट को सुंदर बनाना, म्यूजिकल फाउंटेन लगाना, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाना, इन कामों में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इन पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो, इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा ठेकेदारों और अफसरों की जेब में जाए, तो इसे कैसे ठीक कहा जा सकता है। विदेशों की नकल करके शहर को ब्यूटीफाई करना अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर काम भी ईमानदारी से और प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। अब जांच हुई है तो असलियत सामने आ रही है। वैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। योगी ने यहां राम मंदिर की बात की, गाय की बात की और गंगा की भी बात की। योगी पूरे मूड में थे, जोश में थे। उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया। इस पर नीतीश सरकार से अपना पक्ष साफ करने को कहा। योगी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर भी तीखे कमेंट किए। योगी ने कहा कि अब उनका टारगेट बिहार है और 2020 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने तक वो लगातार बिहार में दौरा करते रहेंगे। योगी ने बिहार में अपनी स्पीच की शुरुआत किस अंदाज में की, ये आप देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, जय जय सीताराम। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चुनौती दी। योगी ने कहा कि अब बिहार में माहौल बदल रहा है। उन्होंने खुद बिहार की जिम्मेदारी ली है। 2020 में जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, मैं बिहार आता जाता रहूंगा। मुझे जब बताया गया पार्टी से कि आप कौन से ऐसे प्रदेश में कार्य करना चाहेगा, उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी राज्य बिहार सबसे अच्छा होगा और इसलिए मैंने बिहार को ही चयन किया है।
ये मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहां प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है। और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती पर चुटकी ली। योगी ने नीतीश लालू की दोस्ती को बेमेल शादी जैसा बताया। कहा यह शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सज्जनों, कल आदरणीय नीतीश कुमार जी यहां आए होंगे। यद्यपि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कह रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये। लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है। धरती माता ने कल यहां पर खूब आज बारिश करके, भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने आज वो सारे मुद्दे उठाए जिनसे नीतीश कुमार को मुश्किल हो सकती है। योगी ने कहा कि नीतीश कुमार ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। क्या नीतीश को आधी आबादी के न्याय की चिंता नहीं है? बिहार सरकार को ट्रिपल तलाक पर अपनी राय साफ जाहिर करनी चाहिए। आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है? आश्चर्य होता है। मैं जब प्रतिदिन लखनऊ में बैठ करके जनता दर्शन के कार्यक्रम में जाता हूं, मेरे पास 25, 30, 40, 50 ऐसी मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो कहती हैं, कोई अपने पुत्र के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने भाई के साथ आकर के एक ही गुहार लगाती है कि हमारे पति ने 3 तलाक कहकर के हमें छोड़ दिया है, हम कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। देश का कानून उस पर कार्य कर रहा है, देश का माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर कार्य कर रहा है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आखिर आधी आबादी को क्यों न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं 3 तलाक पर बिहार की सरकार भी स्पष्ट अपनी राय जाहिर करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को क्यों नहीं कहती है कि 3 तलाक अनैतिक है, इसको रोका जाना चाहिए। योगी की लाइन बिल्कुल साफ थी। बिहार में उन्होंने अवैध बूचड़खानों की बात उठाई। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 24 घंटे में गैर कानूनी बूचड़खाने बंद करवा दिए। क्या नीतीश कुमार बिहार में ऐसा काम करेंगे? मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा नीतीश जी से, हमारी सरकार को भी 100 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ कार्य जरूर किए हैं और उनमें से हम लोगों ने एक कार्य किया और वह कार्य किया, जितना भी इलीगल स्लॉटरिंग था, अवैध बूचड़खाने थे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवा दिए। क्या नीतीश जी इस कार्य को बिहार के अंदर करेंगे? हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर बंद करवा दिया। हम लोगों ने कहा इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होगी, बंद करवा दिया। योगी आदित्यनाथ के दरभंगा दौरे में एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूमने वाले, स्पीच देने वाले, लोगों से खुलकर मिलने वाले योगी की सिक्योरिटी के लिए बिहार पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। योगी के भाषण के लिए बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी थी। योगी को अपना भाषण बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार के पीछे से देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के भाषण से बिल्कुल साफ है कि अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी की रणनीति क्या होगी, कौन से इश्यू उठाए जाएंगे, इसका ट्रेलर आज बिहार में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। एक दिन की शांति के बाद आज दार्जिलिंग में फिर जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस की सख्ती के बाद अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, एक कार को जला दिया और इसके बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की।
हिंसक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। असल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बिमल गुरुंग के घर और ऑफिस में हुई पुलिस रेड से नाराज थे। रेड के बाद इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दार्जिलिंग की सड़कों पर जगह जगह हंगामा शुरू कर दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन दार्जिलिंग की 6 पार्टियों के समर्थन के बाद और तेज हुआ है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी जीएनएलएफ अब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ था, लेकिन आज जीएनएलएफ ने भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले आज पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चीफ बिमल गुरुंग के ऑफिस सहित 3 ठिकानों पर छापे मारे। रेड के दौरान बिमल गुरुंग के ठिकानों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और कैश बरामद किया। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक धनुष और तीर के अलावा कई धारदार हथियार भी मिले। पुलिस का कहना है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारी इन हथियारों का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ करने वाले थे। पुलिस ने आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया। हम लोग के पास सुबह खबर था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जमा किया है जीजेएमएम ने, एक स्कूल में नीचे, स्कूल के पास गैरेज में, और उसके नीचे गांव के पास एक जगह में, और पार्टी ऑफिस में। तो हम लोगों ने उसके आधार पर आज ये रेड करने का प्लान बनाया था। कल रात की खबर थी, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 3 जगहों पर रेड की है। और वो रेड के बाद ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और बहुत ढेर सारा आपका एक्सप्लोजिव और कुछ कैश मिला है। 4 या 5 फायर आर्म्स है, और ये कुछ बो हैं, एरोज हैं, सब मतलब वेरी मॉडिफाइड काइंड ऑफ बो एंड एरोज आर देयर व्हिच वी हैव टू येट टू वेरीफाई फॉर व्हिच पर्पस इट इज यूज्ड। और भी बहुत से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स यहाँ से मिले हैं, जिसको हम लोग वेरीफाई करने के बाद 2 आपका रेडियो सेट भी मिला। कल से ही बोल रहे थे कि हम लोग अगर पुलिस ने कुछ किया जुलूस पे तो हम लोग आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करेंगे, इस टाइप का बोल रहे थे। पुलिस को अटैक करेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो शायद इसी के लिए जमा किया था। दार्जिलिंग में आज उग्र प्रदर्शन के बाद सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई। आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने दार्जिलिंग में फ्लैग मार्च किया। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल पुलिस का भारी बंदोबस्त है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के 1400 जवान भी यहां तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के इतना पुख्ता इंतजाम के बाद भी दार्जिलिंग में कई जगह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर नारे लगाए और पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। आपको सुनवाते हैं अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों की बात। झगड़ा वो रोकना, हमारे अधिकार को रोकना नहीं। हमारे प्रशासन आज नारी मोर्चा का रैली था शांति से पीसफुली, क्यों रोका? हमारे ऑफिस में आके ऐसा क्यों किया? ये अत्याचार हुआ, ये हमें मंजूर नहीं है, न मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। जितना भी आज अभी आंदोलन हो रहा है ना, वो पैसा हम सभी जनता ने एक एक करके इकट्ठा किया है, आंदोलन के लिए इकट्ठा किया है। हमारे भाषा के ऊपर अन्याय हुआ है, इसीलिए हम इस नारा जुलूस कर रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। वो ममता बनर्जी हमारे ऊपर बहुत अन्याय करता है, हमारे भूमि में आकर बार बार आकर हमारे ऊपर झगड़ा लगाता है, बहुत अन्याय कर रहा है पुलिस। क्यों? हम बीमारी को भी हाथ लगाए हैं, क्यों ऐसा कर रहा है? वो तो सीएम है ना बंगाल का, वो यहाँ जब भी आता है झगड़ा करने के लिए आता है, क्यों? दार्जिलिंग से बीजेपी के एमपी एसएस अहलुवालिया हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अहलुवालिया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी के साथ आज होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। अहलुवालिया का कहना है कि जिस तरह से बिमल गुरुंग के ऑफिस में रेड की गई वो अनफॉर्चुनेट है। आज जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर बिना सूचना दिए पदाधिकारियों को जिस तरह से उसके दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और उसको तहस नहस किया गया, दुर्भाग्यजनक है। और उसके बाद जो टीयर गैस चली, रबर बुलेट चले और लाठी बरसाई गई महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, दुर्भाग्यजनक है। और यही कारण है इन सारी चीजों का विस्तार पूर्वक बताने के लिए रोशन गिरी जी, जो गोजोमो के साधारण संपादक हैं, वो विशेष तौर पे दार्जिलिंग से दिल्ली पहुंचे थे कल रात। और आज हम लोगों ने अपने दल के नेताओं से भी मुलाकात की और
अभी माननीय गृह मंत्री से भी बात करके उनको सूचित किया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सारा दोष पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाया है और केंद्र सरकार से इस मामले में इंटरवीन करने की मांग की है। गृह मंत्री जी से जो अभी दार्जिलिंग का हालात है, जिस तरीका से बंगाल प्रशासन हमारा पीसफुल आंदोलन को कुचलने पर लगा है, उसका बारे में हम लोग ने विस्तृत जानकारी दी। आज का जो हमारा ऑफिस में रेड हुआ, हाँ, ये सब जानकारी दी और पुलिस प्रशासन लगा के हमारा मूवमेंट को जो कुचलने का कोशिश हो रहा है, उस पर हम लोग ने सब जानकारी दी। अभी का जो हालात है वो संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हम लोग को चाहिए। ये पूरा आंदोलन लोगों की नाराजगी देखकर दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि दार्जिलिंग की ज्यादातर जनता बिमल गुरुंग के साथ है। पुलिस के रेड से लोगों में और गुस्सा भड़का है, क्योंकि पुलिस गुरुंग के ऑफिस से जिन हथियारों के बरामद होने की बात कह रही है, उन हथियारों से कोई विद्रोह नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी बिमल गुरुंग और उनके सपोर्टर्स की आवाज को ताकत से पुलिस से दबाना चाहती हैं। ये ठीक नहीं है। बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। गुरुंग को भी चाहिए कि वो हिंसा का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं नौजवानों को नशे के जाल में फंसाने के एक बड़े गैंग के बारे में। ऐसा गैंग जिसके तार विदेशों से जुड़े हैं। इस गैंग में पिछले 2 हफ्ते में 70 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। इस गैंग ने मुंबई को कोकेन की स्मगलिंग का सबसे बड़ा हब बनाया था। मुंबई पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, ऐसे नेटवर्क को एक्सपोज किया जो विदेशों से ड्रग्स कंसाइनमेंट लेकर आता है। विदेशी ड्रग डीलर्स टूरिस्ट बनकर आते हैं और अपने सामान के साथ करोड़ों का ड्रग्स लेकर आते हैं। अब आपको वो चेहरे दिखाना चाहता हूं जो कोकेन के इस कारोबार से जुड़े थे। पुलिस ने कोकेन के साथ 4 फॉरेनर्स को पकड़ा है। सफेद टी शर्ट में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है फ्रेडी रेतेरिया। फ्रेडी कोलंबिया का रहने वाला है। इसे 7 देशों की पुलिस तलाश कर रही है। फ्रेडी मुंबई में रहता था और ये लैटिन अमेरिकन ड्रग्स माफिया का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट पर्सन था, सप्लायर था। काली टी शर्ट में जो आपको शख्स दिखाई देगा, उसका नाम है अनेह अमोबी विल्फ्रेड। विल्फ्रेड ब्राजील का है और यह कोकेन का कैरियर है। अफ्रीकी देशों से ड्रग्स कंसाइनमेंट लेकर भारत आता है। अनेह अमोबी के बारे में चौंकाने वाली बात इस इंफॉर्मेशन में शामिल है कि ये ट्रेनी कमर्शियल पायलट था। इसे एयरलाइंस के सारे लूपहोल्स पता थे, इसीलिए ये विदेशों से आसानी से ड्रग्स के कंसाइनमेंट लेकर इंडिया आ जाता था। अगर एंट्री पॉइंट है तो 2 ही एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, या तो बाय सी या तो बाय एयर। तो मोस्टली जितना हाई प्रोफाइल ड्रग है और उसका टाइमिंग है, क्योंकि अगर आप सी से लाएंगे तो महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। और जिस तरह से डिमांड यहाँ पे अगर है और मार्केट है, तो उसके अकॉर्डिंग सी से बेटर एयर ही एक अच्छा जरिया है जिसके ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। फिर एयर के थ्रू लाना है तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो एयर कार्गो के थ्रू आ सकता है या तो पैसेंजर के थ्रू। तो एयर कार्गो के थ्रू भी अगर कोई पे अटेम्प्ट लेता है सामने वाला ड्रग कार्टेल वाला, तो उसमें भी बहुत सारे चैनल्स उसको स्क्रूटाइज होकर जाना पड़ता है। इसलिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट जो होता है इनका मोडस का ट्रांसपोर्टेशन का, वो पैसेंजर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रग स्मगलिंग का ये रैकेट आखिर पकड़ा कैसे गया। एक इन्फॉर्मर की छोटी सी खबर से इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हो गया। इंडिया टीवी के संवाददाता जयप्रकाश ने पुलिस के मोडस ऑपरेंडी का पता लगाया। जयप्रकाश की रिपोर्ट देखिए, कैसे मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक कर दी हफ्ते में 4 ड्रग स्मगलर्स को पकड़ लिया। 29 मई को एक इन्फॉर्मर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह जानकारी दी कि एक फॉरेनर बड़ी मात्रा में कोकीन लेकर मुंबई आया है। एनसीबी की टीम ने मुंबई के पश्चिमी उपनगर के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर ट्रैप लगाया और इन्फॉर्मर की जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनेह अमोबी वेल्फ्रिड था। अनेह ने एनसीबी की टीम को जानकारी दी कि वो साउथ अफ्रीकन ड्रग सिंडिकेट के लिए काम करता है। एनसीबी की टीम ने जब अनेह की जांच की तो उसके पास से 9 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। अनेह ने जानकारी दी कि 5 जून को एक और फॉरेनर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाला है और उसके पास भी बड़ी मात्रा में कोकीन होने की संभावना है। अनेह की इस जानकारी के बाद एनसीबी की टीम ने
एआईयू और एएनसी की टीम के साथ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फील्डिंग लगाई। 5 जून की रात को एक और विदेशी नागरिक कोकीन के एक बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुआ और अनेक की जानकारी बिल्कुल सटीक साबित हुई। इस दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक जो कि बेसिकली ड्रग कैरियर के रूप में काम करता था, उसके पास करीब 12 करोड़ रुपए की कोकीन मिली। इन 2 सीजरिंग के बाद मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को यह पता चल गया कि मुंबई में ड्रग और कोकीन का एक बड़ा सिंडिकेट और रैकेट काम कर रहा है। इसके बाद जांच और बढ़ा दी गई। आगे की जांच में यह पता चला कि मुंबई के एक और जगह पर फ्रेंडी नाम का एक ड्रग तस्कर है जो ये पूरी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। इस जानकारी के बाद मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पुलिस के साथ मिलकर एक होटल पर छापा मारा जहां पर फ्रेंडी की गिरफ्तारी की गई। ये फ्रेंडी दरअसल इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का इंडिया हेड था और मुंबई में रहकर यह पूरा काम करता था। फ्रेंडी की गिरफ्तारी के बाद फ्रेंडी के पास से करीब 35 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। फ्रेंडी से जानकारी मिली कि एक और विदेशी नागरिक जो कि कैरियर है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाला है, जिसका नाम मेलनर है। मेलनर बोल्वियन नागरिक है और ये भी ड्रग सिंडिकेट के लिए एक कैरियर के रूप में काम करता है। एक बार दोबारा एनसीबी की टीम ने पुलिस की टीम, एआईयू की टीम के साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फील्डिंग लगाई और सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विदेशी नागरिक मेलनर के पास से 21 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि फ्रेडी मुंबई के अलग अलग होटल्स में और किराए के फ्लैट में रहकर कोकेन की सप्लाई करता था। फ्रेडी ज़्यादातर अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी मुल्कों से ड्रग्स मंगवाता था और उसे लोकल पेडलर्स को देता था। इसके ज़रिए देश के दूसरे शहरों में भेजी जाती थी। फ्रेडी ने बताया कि ड्रग्स के पेडलर्स की चेन बनी हुई थी। फ्रेडी खुद मुंबई, गोवा, बेंगलोर और कोलकाता के अपने ख़ास पेडलर्स के टच में रहता था। उसके पेडलर्स शहर के अलग अलग लोकल पेडलर्स को ड्रग सप्लाई करते। फ्रेडी कभी कभी लोकल पेडलर्स से कुछ सीधे डील नहीं करता था। इसी वजह से लोकल पेडलर्स के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस फ्रेडी तक नहीं पहुंच पाती थी। भारत में इन ड्रग माफियाओं के सिंडिकेट के लिए काम करने वाले ड्रग कैरियर्स को यह तक नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और यही वजह है कि जब जांच एजेंसियां इन ड्रग कैरियर्स की गिरफ्तारियां करती हैं और इनके पास से ड्रग की खेप को बरामद करती हैं, तब भी इनके सरगनाओं तक पहुंच पाना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में 2 विदेशी ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरी जांच एजेंसियां इंटरपोल की मदद लेना चाह रही हैं और इंटरपोल की मदद से साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बैठे इनके ड्रग आकाओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरी जांच एजेंसियां करने में जुट गई हैं। यह जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि यह नेटवर्क काम कैसे करता है। इन लोगों ने ड्रग सप्लाई की 5 लेयर बनाई, एक चेन बनी। सबसे पहले कोकेन की खेप लैटिन अमेरिका से लोकल कैरियर्स ब्राजील लेकर आते। ब्राजील से कोकेन के कंसाइनमेंट को अफ्रीका के लागोस और लोम तक पहुंचाया जाता। फिर अफ्रीकी देशों से कोकेन सऊदी अरब होते हुए मुंबई पहुंचाई जाती थी। मुंबई से देश के अलग अलग हिस्सों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मुंबई से ड्रग्स को सी रूट के जरिए साउथ इंडिया भेजा जाता था, जबकि नॉर्थ इंडिया के शहरों में ड्रग्स की सप्लाई ट्रेन से होती थी। फिर लोकल पेडलर्स कोकेन की सप्लाई शहरों में करते। इनकी ज्यादातर सप्लाई रेव पार्टीज, पब्स, डिस्कोथीक्स में होती थी। कई बार ये लोग ग्राहक ढूंढने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क का भी इस्तेमाल करते थे। इंडिया टीवी के संवाददाता राजीव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर ने बताया कि ये लोग ड्रग्स को बेचने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। थोड़े वक्त के बाद कोड वर्ड को चेंज कर दिया जाता था। इससे गैंग को पकड़ना मुश्किल था। कोड वर्ड चेंज होकर जैसा बुक फॉर्म हो गया, यानी एक बुक देना, आधा बुक देना, मीन्स 1 ग्राम देना, आधा ग्राम देना, बुक हो गया। बाद में कपड़ा आ गया। फॉर एग्जांपल आप गांजा के लिए बोलेंगे तो गांजा के लिए घास बोला जाता है। अगर उसके साथ साथ आप चरस लेंगे, चरस का जो भी होता है तो चरस में 2 क्वालिटी का होता है। एक तो देहरादून रबड़ी बोला जाता है जिसका सॉफ्टर फॉर्म में होता है, और दूसरा जो नाम होता है उसका कि कश्मीरी कड़क। ड्रग्स का ये माफिया पूरे देश में फैला है। कुछ दिन पहले हमने आपको पंजाब के ड्रग माफिया के बारे में बताया था, आज मुंबई के बारे में बताया। और मुंबई तो सेंटर है जहां से ड्रग्स छोटे छोटे शहरों में सप्लाई की जाती है। कैसे हमारे नौजवानों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाती है।
अगर आपके पास किसी ड्रग माफिया के बारे में कोई जानकारी हो तो उसे अपने पास न रखें, छुपाए नहीं, पुलिस को बताएं। ये देश के लिए बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। स्लॉटर के लिए पशु बाजार से मवेशियों की खरीद फरोख्त पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है। केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए 2 पिटीशन फाइल की गई थी। इन पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन का मकसद मुल्क में पशु बाजारों को रेगुलेट करना है। I think the state wanted to amplify on what is already reported in newspapers, that there is some rethink going on, and therefore on an issue like this, which has pan-Indian implications, it's important that the state should have a chance to respond, and the court in the 11th of July can then see what needs to be done for future. This case is about market, cattle markets. It's not about cow slaughter. It is only about the principle that cattle markets must not be prohibited or inhibited in such a manner that they become restricted only for sale for purposes of milch cattle. एक बात तो साफ है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो काफी सोच समझ कर लिया, तैयारी से लिया, इसलिए इससे पीछे हटेगी सरकार, इसकी गुंजाइश तो कम है। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि सरकार इस मामले में नोटिफिकेशन की भाषा में बदलाव कर सकती है। हो सकता है जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष पेश करे, अपना जवाब दे, तो इसका खुलासा हो कि सरकार ने नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव किए। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे आज की अच्छी खबर, एक ऐसी खबर जिससे आपको खुश हो जाएगी। टीम इंडिया की जीत की खबर थोड़ी देर बाद।